हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कंटिन्यू आपकी सीटेट जुलाई एसएसटी की क्लास में लेकर आ रहा हूं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जम करके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, निराश मत होइएगा। अगर आप 1-2 नंबर से फेल हैं तो अभी वैकेंसी आने में थोड़ा समय रहेगा। आप अपनी सीटेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जुलाई में सीटेट एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, ऑफलाइन ही होगा। तो अपनी तैयारी को खूब मजबूत करिए ताकि अब की बार आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएँ। चलिए आइए चलते हैं। पहले हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही क्लास 6 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पूरी हो जाएगी, वैसे ही हम आपके लिए पहले एक ज्योग्राफी की मैराथन लाएंगे पूरी, और फिर हम लोग जो क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज लेकर के आएंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपको करवाएंगे। तो चलिए चलते अपने अगले चैप्टर पर देखते हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 4, जिसका नाम है मानचित्र। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आइए पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए अच्छे से चलते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन करने की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों, गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। भाई, ग्लोब तो पूरे विश्व के लिए है, लेकिन अगर हमें अपने ही देश को जानना है तो हम ग्लोब से क्या जानेंगे। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा भैया। हाँ, एक चीज़ और जानते चलिएगा, मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको अंडरलाइन करता चलूंगा। आप लोगों का दायित्व है उनको अपने नोट्स में शामिल करते चलिएगा। चलिए, मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन यह गोलाकार सतह की पूरी तरह चपटा करना संभव नहीं है। चपटा करना असंभव है, मतलब संभव नहीं है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को और कुछ तथ्यों को ही दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब वह बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींचे गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन किया गया है। अब आप मानचित्र के प्रकार को नोट करते चलिएगा, कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला देखते हैं भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ये नोट करिएगा, पूछेगा उच्चावच मानचित्र किसका नाम है, तो भौतिक का ही। दूसरे नंबर पर राजनीतिक मानचित्र आता है। राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि वितरण दर्शाने वाले मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। नीचे मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर इसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र में 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है मानचित्र के कितने घटक होते हैं। भैया, मानचित्र के केवल और केवल 3 घटक हैं, दूरी है, दिशा है और प्रतीक चिन्ह। बस दूरी, सबसे पहले हम लोग दूरी के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र एक आरेखण होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे से कागज पर, एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटा पैमाना पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी जो वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो जाता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसमें मानचित्र 2 सेंटीमीटर की दूरी में व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ विशेषता है नहीं, समझना है बस। इसका अभिप्राय समझ में आया। रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर और 5 किलोमीटर, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी स्थानों के बीच की दूरी को आसानी से पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले जैसे महाद्वीपों, देशों को कागज पर दिखाना होता तब हम छोटे छोटे पैमानों का उपयोग करते हैं। जैसे 5 सेंटीमीटर स्थल के बराबर 500 किलोमीटर को हम लोग मान लेते हैं, या छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहलाते हैं। चलिए, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र
कहते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। ये भी याद रखिएगा, की पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। चलिए, कैसे दिखाया जाता है? देखिए ये सिंबल आपको दिखाया गया है ना, खेल का मैदान ऐसे करके ये दिखा दिया गया। खेल का मैदान है, पेड़ है, सामुदायिक केंद्र है, दुकानें हैं, विकास घर है। ये आपको एक टेम्परेरी गांव का मानचित्र बना दिया गया है। चलिए याद रखिएगा, ये एक दिशाओं का चार्ट है। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और उनकी 4 सब दिशाएं होती हैं। सब कुछ दिया गया है, ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। चलिए, दिशा की बात हम आपसे कर लेते हैं। एक दिक् सूचक यंत्र होता है, याद रखिएगा क्या है? दिक् सूचक यंत्र होता है, जिसमें सुई हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी रहती है। पूछ सकते हैं दिक् सूचक यंत्र की सुइयां कैसी रहती हैं? हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ। अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हो तो दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं इनको? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को प्रधान दिग्बिंदु भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों की। ये आपसे दिशा पूछने को कह रहा है, आपको दिशा देख के बताना है वहाँ पे। चलिए, हमारा टॉपिक उससे कोई बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करता है। चलिए, इस दिक् सूचक की सहायता से हम किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। दिक् सूचक के बारे में अभी बताया था मैंने ना, देखो आपको वही दिया है। चलिए, प्रतीक के बारे में जान लेते हैं क्या है। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों, कुओं को दिखाना संभव नहीं है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंग चित्रों, रेखाओं का उपयोग के द्वारा प्रदर्शन करते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी से दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से आसानी से जान सकते हैं। जैसे देखिए, ये रेलवे लाइन बड़ी लाइन के लिए ये है, मीटर लाइन के लिए ये है, रेलवे स्टेशन के लिए ये है। सड़क पक्की और कच्ची, पक्की के लिए, कच्ची के लिए। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ये राज्य है, जिला है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी है, कुआं है, तालाब है, नहर है, पुल है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, पुलिस ऑफिस, पीओ, पीटीओ, पीएस लिखा जाता है। अब यहीं से आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है, याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्ती, कब्रिस्तान, ये बस्ती है लाल लाल और ये कब्रिस्तान है। पेड़ और घास, ये पेड़ है, ये घास है। ऐसे आप आसानी से किसी भी जगह के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सब आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। चलिए, कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। इन विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समतल नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जैसे नीला रंग जलाशयों, पानी के स्रोत के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों के लिए यूज किया जाता है। चलिए, रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कक्षीय आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे रेखा चित्र कहते हैं। चलिए, खाका क्या होता है? एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या है? जैसे जो वृक्ष का वितरण है उसको आपको दिखाना है तो किस में ले जाएंगे, ठीक है ना? तो
आपको बताना है। नीले रंग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, मैंने बताया था जलाशयों के लिए होता है। दिक्सूचक क्या होता है, ठीक है, दिशा आपको जो पता लगाना है तो दिशा पता लगाने के लिए होता है। पैमाना क्या है, पैमाना क्या होता है, एक रेखाचित्र होता है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं हमने आपको करवा दिया है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और जम करके शेयर करिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।